नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए हिंदी का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिंदी का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि आज आपका 5वें नंबर का पार्ट रहने वाला है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जा करके देखिएगा। यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में कवर किए गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिंदी को व्याकरण के साथ साथ साहित्य के रूप में अध्ययन करेंगे, यानी कि इसमें व्याकरण के भी क्वेश्चन होंगे और साहित्य के भी क्वेश्चन होंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके इस क्लास में रहने वाले हैं, जैसे आप देख रहे हैं, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई थी। इसके अतिरिक्त एक साहित्य का क्वेश्चन अच्छा सा है, कह रहा है रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साथियों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप लोग एक बार से इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और यदि आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी DS सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर। यहीं पर साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इससे जो क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम पर शेयर की जाती हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सभी प्यारे साथी इसका उत्तर बताएंगे। कहा है दिए गए शब्दों में से वाक्य के लिए आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग डैश खा रहा है। जल्दी से बताएंगे साथी, इसका सही उत्तर क्या होगा। मृग डैश खा रहा है तो उत्तर क्या माना जाएगा, जल्दी से बता देंगे। मृग बछड़ा घास खा रहा है, या फिर मृग शिशु घास खा रहा है, या मृग बच्चा घास खा रहा है, या फिर मृग शावक घास खा रहा है। तो जल्दी से बता देंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो याद रखेंगे, मृग के लिए प्यारे दोस्तों जो मृग का बच्चा होता है उसके लिए शावक यूज किया जाता है, और शावक शेर के बच्चे को भी कहा जाता है। देखो, शेर का बच्चा हो, देखिए याद रखेंगे अच्छे से, शेर का बच्चा हो अथवा किसका, मृग का बच्चा हो, तो इन दोनों को क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर क्या रख लेंगे, साथ ही शावक रख लेंगे। अगर शिशु की बात आएगी तो ये यानी कि एक महिला पुरुष का बच्चा शिशु कहलाता है। बछड़ा गाय का होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। शावक हो जाएगा मृग शावक घास खा रहा है। अगले प्रश्न में आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के सामने, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कनफटा इस समास के भेद का उदाहरण है। सॉरी, इस समास के भेद का उदाहरण, यानी कि कौन सा ऐसा समास है जो इसमें सही उत्तर बताएगा। कनफटा शब्द में बताना है प्यारे दोस्तों। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कनफटा की बात करते हैं तो इसका जो विग्रह करेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा कान है फटे हुए जिसके। क्या मिलेगा, कनफटा का जो विग्रह होगा साथियों वो होगा कान है फटे हुए जिसके। तो कान है फटे हुए जिसके, तो क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बता देंगे। कान है फटे हुए जिसके, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आता है एक नाथ संप्रदाय होता है, एक नाथ संप्रदाय होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनके कान फटे होते हैं। जैसे आपने उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो CM हैं योगी आदित्यनाथ, वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, और आपने देखे होंगे उनके कान फटे हैं। अगर आप गौर से कभी देखेंगे तो नाथों का एक विशेष संप्रदाय होता है जिनमें लोग कान कटवाते हैं, यानी कान फटवाते हैं, तो इस तरह से कनफटा हो जाता है। और जब भी याद रखेंगे, जब भी पहला और दूसरा पद प्रधान ना हो, तीसरे के लिए प्रधानता आती है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कनफटा में जो समास हो जाएगा वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर अव्ययी भाव समास की बात करते हैं तो पहला पद इसका उपसर्ग होता है। द्वंद्व समास की बात करते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में प्यारे साथी बता देंगे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है, जल्दी से बता देंगे। ऐसा कौन सा पद है जो समास विग्रह वाला पद है। कह रहे नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण और रणशूर। तो बता दो इसका सही कौन सा ऐसा समास विग्रह है जो आपका उत्तर बनेगा। समास विग्रह पूछा है साथियों, इस बात को याद रखेंगे। तो समास विग्रह की बात करेंगे, देखो लिखा है कार्य में दक्ष। कार्य में दक्ष आपका सही समास विग्रह है, इसको याद रखेंगे। और कार्यदक्ष इसका एक जैसा शब्द होता है, यानी सामासिक जो पद होता है वो होता है कार्यदक्ष। क्या होता है, कार्यदक्ष। तो कार्य में दक्ष क्या हो जाएगा, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, जो कि अधिकरण तत्पुरुष में आता है, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष में आता है, इस बात को याद रख लेंगे। तो कौन सा समास वाला है आपका विकल्प नंबर B। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर एक बेहतरीन सा 4 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इस रचना की विधा क्या है, यानी जो विनायक रचना की गई है रमेश चंद्र शाह के द्वारा, ये किस विधा की रचना है, ये हम लोगों से पूछा है। क्या कविता है, क्या उपन्यास है, कहानी है या जीवनी है। देखो साथियों, अगर रमेश चंद्र शाह की बात करते हैं तो इनकी जो कविता है, माफी चाहेंगे, इनकी जो ये कृति है विनायक, ये एक प्रकार का क्या है साथियों, उपन्यास है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विनायक जो है ये एक प्रकार का उपन्यास है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त रमेश चंद्र शाह की कुछ अन्य पुस्तकें हैं, या कह सकते हैं कुछ अन्य रचनाएं हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से गोबर गणेश आती है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। जो गोबर गणेश है ना दोस्त, जो गोबर गणेश है ये किसकी रचना है, याद रख लेंगे, गोबर गणेश आपकी रमेश चंद्र शाह की है। इसके अतिरिक्त किस्सा गुलाम का एक इनकी रचना है, किस्सा गुलाम का, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। किस्सा गुलाम ये भी इनकी की रचना है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इनकी एक और रचना प्रसिद्ध है, जंगल में आग। क्या प्रसिद्ध है, तो साथ ही याद रखेंगे, जंगल में आग। तो इनकी 3 से 4 रचनाएं आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जंगल में आग ये आपकी हो जाएगी रमेश चंद्र शाह की। तो विनायक भी रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है, गोबर गणेश किस्सा गुलाम का और जंगल में आग, ये सारी की सारी कृतियां किसकी हैं, तो रमेश चंद्र शाह की। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों कहा गया है, हमेशा एक जैसा रहना, हमेशा एक जैसा रहना में के लिए सही लोकोक्ति होगी, यानी हमेशा एक जैसे रहने के लिए जो लोकोक्ति होगी वो कौन सी बिल्कुल सही लोकोक्ति हो जाएगी। कह रहा हाथ कंगन को आरसी, क्या भाई, हाथ कंगन को आरसी की बात होती है, जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण का, तो ये तो होगा ही नहीं। हाथ कंगन की आरसी का क्या होता है, तो बोलेंगे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आगे कह रहा है होनहार बिरवान के होत चीकने पात, तो इसका जो अर्थ होता है, जो होनहार व्यक्ति होते हैं उनके बचपन में ही क्या दिखाई देने लगते हैं, लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कह रहा है मुँह में राम बगल में छुरी, भैया मुँह में राम बगल में छुरी का मतलब होता है प्रत्यक्ष तुम्हारे हितकर में है, लेकिन परोक्ष में वो क्या करता है, हानिकारक करता है। कहने का मतलब है सामने तो तुम्हारा साथी रहेगा, लेकिन जैसे ही दूर जाएगा आपका दुश्मन बन जाएगा। मुँह में राम बगल में छुरी, इस बात को याद रखेंगे। अब ये उत्तर सही बनेगा, हमेशा एक जैसा रहने का मतलब होता है सावन हरे न बादों सूखे। क्या होता है, सावन हरे न बादों सूखे, आपका ये बिल्कुल सही उत्तर है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो हाथ कंगन को आरसी क्या होता है, हाथ कंगन को आरसी मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, तो बोलेंगे प्रतिभाशाली या गुणी जो व्यक्ति होता है उसके लक्षण आरंभ से ही दिखने लगते हैं। मुँह में राम बगल में छुरी का जो मतलब होता है, वो आपके सामने तो आपकी बड़ाई करेगा, लेकिन दूसरे के सामने वो आपकी बुराई करने लगेगा। तो ये मुँह पर कैसे क्या कहते हैं, मुँह में राम बगल में छुरी। तो सावन हरे न बादों सूखे, हमेशा एक जैसा रहना। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 चट्टान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन से हैं। 2 चट्टान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से बता देंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो 2 चट्टान की बात करते हैं तो हरिवंश राय बच्चन की प्यारे दोस्तों क्या है, कृति है। और इनके बारे में याद रखना है, इनको पहला व्यास सम्मान मिला है। क्या मिला है साथी, पहला व्यास सम्मान मिला है हरिवंश राय बच्चन को। कब मिला है, तो 1991 में, 1991 में मिला है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों हरिवंश राय बच्चन ये अभिषेक बच्चन के पिताजी हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1968 में 2 चट्टान जो है इसमें साहित्य अकादमी मिला था इनको 1968 में, इस बात को याद रखेंगे। तो 1968 में साहित्य अकादमी 2 चट्टान के लिए हरिवंश राय बच्चन को मिला था। अगले प्रश्न में आ जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कहा गया है परिवर्तन और परिवार उपसर्ग में, कह रहा परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग हैं, यानी कि ये 2 शब्द दिए गए हैं परिवर्तन और परिवार, इनमें से आप लोगों को उपसर्ग बताने हैं। बताओ, जल्दी से बता देंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो देखो यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, परिवर्तन को लिखा जाता है परि प्लस वर्तन। क्या लिखा जाता है, परि प्लस वर्तन, तो हो जाता है परिवर्तन। जबकि परि प्लस वार हो जाता है, ये आपका परिवार हो जाता है। तो उपसर्ग यानी कि शब्द के आगे जो आते हैं दोनों में क्या आया है, तो बोलेंगे सर परि आया है। देखो पर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जो विद्यार्थी सोच रहा है पर है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, एकदम से गलत कर रहा है, इसका 0.5 नंबर काटा जाएगा। तो साथ ही आपका परिधनवर्तन और परिधनवार तो आपका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। उपसर्ग जो आएंगे वो हमारे परिवार में परि आ जाएंगे, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कहा गया है वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। कह रहा है दोस्तों यह कविता डैश लिखी है, यह कविता डैश लिखी है, तो इसका सही जवाब क्या बन जाएगा, जल्दी से बता दो। यह कविता उस लिखी है, उस लिखी नहीं होना चाहिए, उसने लिखी होती तो आ जाते। यह कविता तुम लिखी है, तुमने होना चाहिए था। यह कविता तुमने लिखी है। यह कविता किसने लिखी, भैया क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा है लास्ट में, देखो किसने आएगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अब एक ही उत्तर बच रहा है, यह कविता किसने लिखी है, दोस्तों मैंने लिखी है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो रिक्त स्थान के स्थान पर जो भरा जाएगा उसका जो सही जवाब होगा वो यह कविता किसने लिखी है साथियों, अच्छे से याद रखेंगे, मैंने लिखी है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है राम कुमार वर्मा ने प्रख्यान परंपरा के प्रवर्तक किसे माना है। दोस्तों राम कुमार वर्मा के अनुसार जो प्रख्यान परंपरा है इसके परिवर्तक कौन हैं। देखो साथियों अगर बात करते हैं प्रख्यान परंपरा की, तो प्रख्यान परंपरा जो है
इसका जो प्रवर्तक माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, रामकुमार वर्मा के अनुसार जो प्रख्यान परंपरा है उसको मुल्ला दाऊद को माना गया है। किसको माना गया है दोस्तों? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इनको क्या माना है? प्रख्यान परंपरा का माना गया है प्रवर्तक। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है चंदायन। क्या नाम है? याद रखेंगे, चंदायन। चंदायन इनकी एक प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंदायन कृति किसकी है, तो साथी याद रखेंगे मुल्ला दाऊद की। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सूफी काव्य परंपरा जो होती है उसे प्रख्यान परंपरा कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में आ जाएंगे। कोई दोस्त उद्घाटन का संधि विच्छेद जल्दी से बता देंगे। उद्घाटन का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऐसा प्रश्न हमने बताया था आप लोगों को एक दिन। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घन घाटन। जल्दी से बताओ, उद्घन घाटन, उद्घन घाटन और ऊधन घाटन। तो जल्दी से बता देंगे। देखो इसका उत्तर ये तो बनेगा नहीं, इनमें से बता दो अब क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ए वाला भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब बता दो क्या होगा। अब भैया ए वाला नहीं बनेगा तो इसमें तो हलंत आया नहीं, तो ये तो गलत हो गया। सही उत्तर हो जाएगा दोस्त उतधन घाटन। क्या हो जाएगा दोस्त? अच्छे से आप लोग अच्छे याद रखेंगे। उतधन घाटन क्या होता है? उतधन घाटन होता है, ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। सामासिक पद चुनना है। कौन सा ऐसा पद है जो समास के रूप में सही लिखा हुआ है? वायु वेग, वीर का पुत्र, पथ से भ्रष्ट, राह का खर्च। राह का खर्च भैया तो यही तो लिखा है वायु वेग। जल्दी से बता दो, ये तो सामासिक पद है। और ये तीन विकल्प में क्या दे रखे हैं? विग्रह दे रखे हैं। तीन विकल्पों में दोस्त विग्रह दे रखे हैं, जबकि वायु वेग में क्या है दोस्त? ये आपका सामासिक पद है। वायु वेग की बात करते हैं। वायु के समान वेग क्या होता है? वायु के समान वेग। इसको इस तरह से लिख लेंगे और इसमें आप बताएंगे वायु के समान वेग। ठीक है, वायु के समान वेग। जल्दी से बता दो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कोई बच्चा बताएगा कि इसमें सर समास कौन सा हो जाएगा? वायु के समान वेग कौन सा समास है? जल्दी से बता दो। इसका विग्रह जो होगा वायु के समान वेग, इसका समास जल्दी से बताएंगे तो दोस्त याद रखेंगे कर्मधारय समास हो जाएगा। आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अगले से अच्छे से याद रखेंगे। वायु के समान वेग में क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें एक सही वाक्य बताना है। क्या हो जाएगा? मुझे आनंद आती है, बिल्कुल नहीं आती है। मुझे आनंद आता है, मुझे आनंद आते हैं, नहीं आते हैं। मुझे आनंद आते हैं, देखो ये अंक की बिंदी रखी है इसमें हा को गौर से देखेंगे, अंक की बिंदी रखी है, इसलिए ये गलत हो गया। तो अब एक ही विकल्प बच रहा है, मुझे आनंद आता है। दोस्त आनंद एक वचन होता है, तो मुझे आनंद क्या होता है? आता है। विकल्प नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 को दोस्तों हमने कल बताया था आपको, जब डिटेल से चर्चा कर रहे थे इसकी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जल्दी से बता देंगे। माखनलाल चतुर्वेदी पहला साहित्य अकादमी मिला था। अब इतना मैंने बता दिया, अब तो बता सकते हैं पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था? जल्दी से बता देंगे। ये दोस्तों सारी की सारी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। वेणु लो गूंजे धरा, हिमकरीटनी, युग चरण और हिमतरंगिणी। जल्दी से बता देंगे किसके लिए मिला था? तो दोस्त याद रखेंगे हिमतरंगिणी के लिए। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था दोस्त 1955 में मिला था। कब मिला था? 1955 में। 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा होती है, जबकि 1955 में पहला ही साहित्य अकादमी दिया जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए। इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले प्रश्न में बता देंगे तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? जल्दी से बताएंगे तेलुगु जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। त्रिपानु, त्रिलिंग और मालिस और मोदर। जल्दी से बता देंगे दोस्त, जल्दी से बताओ। तेलुगु यदि नहीं याद है तो इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लेंगे दोस्त। तेलुगु अपनी भाषा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। त्रिलिंग नामक शब्द से तेलुगु की उत्पत्ति हुई है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाने वाली ये भाषा है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त तेलुगु का मतलब जो होता है उसके अन्य पर्यायवाची में मल्लिकार्जुन, कमलेश्वर और द्राक्षाराम शिवलिंग, ऐसे सादे ये तीन जो थे याद रखेंगे। मेरी बात को अच्छे से समझो। तीन शिवलिंग थे जिनके त्रिलिंग जिन्हें कहा जाता है, जिनमें से शिवलिंग मल्लिकार्जुन, इसके अतिरिक्त एक शिवलिंग था कमलेश्वर, एक शिवलिंग था द्राक्षाराम। ये तीनों के तीनों शिवलिंग कहाँ पर पड़ते हैं? आंध्र प्रदेश में। तो इन्हीं से मिलकर बना है तेलुगु। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। अगले प्रश्न में याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कहा गया है दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? भाषा संबंधी निर्देश की बात करते हैं दोस्त उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है और हाई कोर्ट की बात कर रहा है। इन दोनों में से जो भाषा संबंधी निर्देश हैं वो आपका अनुच्छेद 348। प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 348 बेहतरीन तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उससे संबंधित जो निर्देश हैं ये यहीं पर दिए गए हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। हिंदी राम
परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, जल्दी से बता देंगे। जल्दी से प्यारे दोस्तों बताएंगे। राम परंपरा की बात कर रहा है तो भैया रामचंद्र का विकल्प नंबर 1 में दे रखा है। जहां भगवान राम का नाम आ जाता है तो राम परंपरा, और राम परंपरा में आपकी कृति ही दी गई है कौन सी, रामचंद्र का। और आप बता सकते हैं दोस्त रामचंद्र का लिखी किसने है। कोई प्यारा साथी बता सकता है कि रामचंद्र का लिखी किसने है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, इनमें तो कोई उत्तर बनेगा नहीं। रामचंद्र का उत्तर बताएंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया, जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। भैया 2 धातुओं का प्रयोग होगा तो संयुक्त क्रिया होगी। 2 धातुओं का जब प्रयोग होता है, एक धातु से, मूल धातु से बनती है क्रिया, जब 2 धातुएं हो जाती हैं और उनका प्रयोग होता है तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे। ये आपकी हो जाएगी कौन सी, संयुक्त क्रिया। और दोस्तों संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बच्चा रोने लगा, बच्चा रोने और लगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये संयुक्त क्रिया है। एक तो रोना क्रिया होती है, एक लगना क्रिया होती है। इन दोनों से मिलकर रोने लगा, तो दोस्तों ये कौन सी क्रिया है, अच्छे से याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा रोने लगा, इसमें रोने लगा जो है ये संयुक्त क्रिया है, अच्छे से याद रखो। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में देखो लिखा गया है, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। कह रहा है बूढ़ी औरत ने कपड़े महंगे और मालिक ने मना कर दिया। सॉरी महंगे नहीं, ये मांगे हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि जल्दी से बताओ क्या भरा जाएगा इसमें। एक मुहावरा बोला है, जल्दी से बताओ। इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। जल्दी से बता देंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो आप लोग सोच रहे होंगे विकल्प नंबर डी, तो मैं ये गलत कर देता हूं। अब आप बता दो क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है बूढ़ी औरत ने दोस्त कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में, भैया कंगाली में आटा गीला का है, यहाँ पर मालिक की बात आई है तो कंगाली में आटा गीला तो होना ही नहीं चाहिए। कह रहे सर सलामत तो पगड़ी हजार, तो सर सलामत पगड़ी हजार भी नहीं बनेगा। इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, ये इसका सही मुहावरा हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। सही मुहावरा हो जाएगा, इन तिलों में क्या नहीं है, तेल नहीं है। इन तिलों में तेल नहीं का जो अर्थ होता है, कंजूस से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। ये जो अच्छा मुहावरा है, अच्छे से याद रखेंगे। इसका पूछ सकता है अर्थ क्या होता है, कंजूस से कुछ भी प्राप्त करना मुश्किल होता है, या कह सकते हैं कंजूसों से कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों का ये सही उत्तर बन जाएगा। कंगाली में आटा गीला होने का मतलब क्या है, ये भी मुहावरा पूछा जाता है। एक विपत्ति पर जब दूसरी विपत्ति आ जाती है उसे कंगाली में आटा गीला कहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। घर की जो मुर्गी होती है दाल बराबर, इसका मतलब क्या है भैया, घर की मुर्गी यानी कि अपने घर में गुड़ी या योग्य व्यक्ति हो तो उसको कम सम्मान मिलता है, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं जल्दी से बताओ। गंवार व्यक्ति कहते हैं, ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, गंवारा व्यक्ति कहते हैं, देहाती व्यक्ति कहते हैं। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो दोस्त। गांव के भैया गंवार तो नहीं होते हैं। एक कहावत सुनी होगी, गांव के हैं गंवार मत समझना, ऐसी कुछ कहावत है, तो गंवार नहीं होते हैं दोस्त। गाँव के लोगों को कहा जाता है ग्रामीण। क्या कहा जाता है, ग्रामीण व्यक्ति, इस बात को याद रखेंगे। चूंकि ये कृषि कार्य से जुड़े होते हैं इस कारण ये क्या कहलाते हैं, ग्रामीण कहलाते हैं, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका वचन एक सा नहीं रहता है। कह रहा है बेटा, बेटा के बाद कह रहा है काका, चाचा और फूफा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बता देंगे ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका वचन एक सा नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो बात करते हैं काका की, तो भैया काके कर सकते हैं क्या, जल्दी से बताओ। काका के काके कर सकते हैं, नहीं कर सकते भैया, काका जी तो एक ही होते हैं, ठीक है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, लेकिन कहेंगे तो आप काका ही। भैया फूफा भी 4-5 हो लेकिन फूफा ही बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि सर मेरे फूफे खड़े हैं। जल्दी से बताओ, फूफे खड़े, ऐसा तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है दोस्त। क्या चाचे बोला जाता है, जल्दी से बताओ। 3-4 आपके चाचा खड़े थे लाइन से, तो आप क्या बोलेंगे, क्या चाचे होते हैं। आप बोलेंगे सर देखो वो हमारे चाचे खड़े हैं, भैया चाचे नहीं होते हैं, चाचा ही होता है। तो दोस्त बेटे बोल सकते हैं, कोई पिता अपने बच्चों को बोल सकता है मेरे बेटे खड़े हैं, तो ये बदल जाएगा। इसका क्या हो सकता है, इसका हो सकता है बेटे, इसका वचन चेंज हो जाएगा। कह रहा है कौन सा वचन एक जैसा नहीं रहता, मतलब इसका वचन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाद बाकी काका, फूफा और चाचा इनका वचन चेंज नहीं होगा, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया है दोस्त, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। रामविलास शर्मा, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी और इसको आप लोग बता देंगे 1970 में। दोस्त रामविलास शर्मा को कब मिला था, 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामविलास शर्मा की कुछ कृतियां हैं, इनको आप बता सकते हैं, जल्दी से बताओ। इनकी जो कुछ कृतियां हैं उनमें बता दो। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था ये मैं बता देता हूं। साहित्य अकादमी मिला था निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना नामक इन्होंने एक कृति लिखी थी। क्या लिखी थी, निराला की साहित्य साधना, ठीक है, इस एक ये कृति लिखी थी। और इसमें दोस्त इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, निराला की साहित्य साधना, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके लिए क्या मिला था, रामविलास शर्मा को
साहित्य अकादमी पुरस्कार। जबकि इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं जिनमें आप लिखेंगे प्रेमचंद्र और उनका युग, पहली रचना लिखेंगे प्रेमचंद्र और उनका युग, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, भाषा और संस्कृति। ये सारी की सारी रचनाएं हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न बता देंगे, कह रहा है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। विज्ञान में साथियों उपसर्ग बताना है। जल्दी से क्या कोई बता सकता है दोस्त मेरा कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्त, विज्ञान में उपसर्ग की बात कर रहा है। तो ई तो भैया प्रत्यय है। विज्ञ क्या होगा, क्या विज्ञ होगा, नहीं होगा। विधन ज्ञान होता है दोस्त, विज्ञान का क्या होता है, विधन ज्ञान होता है। इसको विज्ञान नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान। क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान में विधन ज्ञान हो जाएगा। तो ये आपका उपसर्ग है, चूंकि पूछा है। प्रत्यय तो इसमें है ही नहीं भैया, विज्ञा कोई होता है, प्रत्यय है नहीं। विज्ञान में क्या है दोस्त, याद रखेंगे विधन ज्ञान है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्त, निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पृथ्वी का, पुत्र का, सॉरी पार्वती का, पुत्र का और पृथ्वी का। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी के क्रमशः जो पर्यायवाची हैं वो बता दो दोस्त, जल्दी से बता देंगे। सेवा किसका है भैया, ये तो सेवा किसका है, ये तो अलग हो जाएगा। अग्नि पृथ्वी का होता है भैया, पुत्र के सामने काय दे रखा है, चूंकि क्रमशः पूछा है तो लाइन से सभी के बताने पड़ेंगे। और आत्मजा पुत्री का होता है, ये नहीं बनेगा विकल्प नंबर 1। पार्वती कह रहा रुद्राणी, पुत्र का नंदन और पृथ्वी का अग्नि। हाँ, विकल्प नंबर बन सकता है बी वाला, विकल्प नंबर बी बन सकता है, क्योंकि पार्वती को रुद्राणी कहा जाता है। जल्दी से बता दो, क्या इसका सही जवाब यही हो जाएगा, क्या सही जवाब बिल्कुल नंबर बी हो जाएगा, जल्दी से बता दो। उमा तो पार्वती का होता है। सुत मतलब पुत्र का होता है। सुधा किसका होता है, सुधा तो सुबह का होता है भैया, सुधा किसका होता है, तो बोलेंगे सुबह का होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। आगे कह रहा है सुमन किसका है, सुमन तो पुष्प का है भैया, पार्वती जी का नहीं है, काट दो। अब आपका विकल्प नंबर बच रहा है केवल और केवल बी। साथियों विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो पार्वती के कुछ आप लिख लेंगे पर्यायवाची, पार्वती के कुछ पर्यायवाची लिख लो, जैसे रुद्राणी, उमा, गौरी, गिरिजा और शिवा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ओहो, शिवा तो यार दोस्त पार्वती का है, लेकिन अग्नि ये गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है, तब भी गलत हो जाएगा दोस्त। जो देखो यहाँ पर पुत्र जो है, पुत्र का अग्नि नहीं होना चाहिए, पुत्र का होना चाहिए तो सुत। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अग्नि तो पृथ्वी का होता है, इसलिए गलत है। रुद्राणी देखो पार्वती के एक बार फिर से लिखो, क्या लिखेंगे, रुद्राणी, उमा, गौरी, गिरिजा और शिवा। अगर पुत्र की बात होगी तो पुत्र के पर्यायवाची में सुत आता है, नंदन आता है, बेटा आता है, तनुज आता है, आत्मा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। पृथ्वी में क्या आता है, अग्नि आता है, भूमि आता है, धरा आता है, धरड़ी आता है, भू आता है, अचला आता है और मही आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 कहा गया गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। हिंदी का प्रथम कवि किसके अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। बता देंगे क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों गणपति चंद्र गुप्त ने माना है शूलभद्र सूरी को, सॉरी शालिभद्र सूरी को। किसको माना है, शालिभद्र सूरी को माना है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, किसे माना है, शालिभद्र सूरी को। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, महाजनी में प्रयुक्त क्या पूछा है, प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है। प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बता दो। महाजनी को कैसे लिखते हैं, तो दोस्त ऐसे लिख सकते हैं, महाजन प्लस नी। क्या लिख सकते हैं, महाजन प्लस नी लिख सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। क्या ऐसे ही लिख सकते हैं महाजनी को, जल्दी से आप लोग बता देंगे। महाजनी को क्या लिख सकते हैं, महाजन प्लस नी। जल्दी से बताओ, क्या यही होगा, नहीं होगा दादा, महाजन प्लस ई होगा, महाजन प्लस नी होगा, क्योंकि ना तो आ चुका है, तो महाजन प्लस ई होगा, ऐसे होगा। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, बाद में जोड़ते हैं, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आप सी जो बता रहे थे वो गलत हो जाएंगे, जो सोच रहे थे सी के बारे में वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। तो महाजनी में क्या हो जाएगा, महाजन प्लस ई। ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ पर आ चुका है, तो नी तो होगा ही नहीं, तो ई हो जाएगा। अगले से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बता दो, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। कह रहा है प्रत्येक जो शब्द दे रखा है कौन सी संधि भेद का उदाहरण है, ये बताना है। इनमें से 4 विकल्प हैं, बता दो कौन सा संधि भेद, क्या कह रहा है, प्रत्येक में कौन सी संधि हो जाएगी, ये पूछा है। जल्दी से बता देंगे सभी साथी। प्रत्येक में क्या हो जाएगा, यड़ा संधि हो जाएगी। प्रतिधन एक बनता है, कौन सी हो जाएगी दोस्त, यड़ा संधि हो जाएगी। ऐसे बनता है प्रति के बाद प्लस में एक, प्रति प्लस एक बनता है, तो ये हो जाता है प्रत्येक। प्रति प्लस एक बनता है प्रत्येक, और इसमें होती है यड़ संधि। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो ये या आता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, आगे बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया क्या है। इस वाक्य में क्या पूछा है, मैं घर जाता हूँ, सहायक क्रिया क्या है, यहाँ पर हूँ हो जाएगी। बताओ ये क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। मैं घर जाता हूँ, जल्दी से बता दो, सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हूँ हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से। जाता ये तो मुख्य क्रिया है, ये भी जाना, ये भी जा, ये भी मुख्य क्रिया है, लेकिन अब बच रहा है केवल और केवल एक, तो इसलिए हूँ लगाना पड़ेगा। अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में कहा है राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से कौन सा नया शब्द बनेगा। क्या बोला है दोस्तों, राष्ट्र लिखा हुआ है और इसमें क्या लगाना है दोस्तों, ई प्रत्यय लगाना है। ई राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, राष्ट्र में लगाएंगे ई तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा। राष्ट्रीय, तो ये तो राज्य लिखा है, ये राष्ट्रीय मतलब या पूरा नहीं है, क्योंकि ई के लोप से या बड़ा हो जाता है पीछे।
ठीक है, एक मिनट गड़बड़ है, छोटी की मात्रा लगी है दोस्त, यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी जबकि राष्ट्रीय में बड़ी की मात्रा आनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये राष्ट्रीय बिल्कुल सही लिखा है, ये राष्ट्रीय बिल्कुल आप लोगों का सही लिखा है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर राष्ट्रीयता है, चूंकि हमने ई लगाया है तो इता तो लगाया नहीं है, इता तो लगाया नहीं, इस कारण ये गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। तो राष्ट्रीय में क्या हो जाएगा दोस्त, राष्ट्र प्लस ई। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? बेहतरीन क्वेश्चन है, बता देंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किस कवि की कृति है? अच्छे से बताओ, जल्दी से बता देंगे। कबीरदास की है, रैदास की, हरदास निरंजन की है, दद्दू दयाल की है, जल्दी से बता देंगे साथी। तो चलो लिख लेंगे इसको सीधे से, रैदास की कृति है। किसकी? रैदास की कृति है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। रैदास के दोस्त गुरु का नाम पूछा जाता है, रैदास के जो गुरु हैं उनका नाम पूछा जाता है, तो याद रखेंगे रामानंद। कौन है दोस्त? रैदास जी के जो गुरु हैं वो रामानंद है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्या हो जाएंगे इनके गुरु? तो हो जाएंगे रामानंद। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जल्दी से बताओ किसकी प्रसिद्ध कृति है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो भी दोस्त रैदास की ही है। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी और मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास की पंक्तियां हैं, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान करना है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, जल्दी से बता दो क्या बनेगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर्वस्व होना चाहिए या सर्वत्र होना चाहिए? कह रहा है इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, सर्वविदित नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सर्वहारा, सर्वहारा भी नहीं होगा, सर्वस्व नहीं होना चाहिए दोस्त, सर्वत्र होता है। क्या होता है? सर्वत्र होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो विकल्प नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा है सर्वस्व, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इस क्षेत्र, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, यानी कि चारों तरफ पर्वतीय क्षेत्र में क्या है? शांति है, तो आपका बनेगा विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान करो। किसकी पहचान करना है दोस्तों? यौगिक शब्द, यौगिक शब्दों की पहचान करना है। शब्द की अगर बात करते हैं दोस्त, शब्द की बात करते हैं तो मुख्यतः शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है दोस्त रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द के बाद दूसरा आता है आप लोगों का यौगिक शब्द। क्या आता है? यौगिक शब्द। और तीसरा कौन सा आता है? पहला कौन सा हो जाएगा? रूढ़, दूसरा यौगिक हो जाएगा, और तीसरा जो बनेगा वो बनेगा योग रूढ़। दोनों से मिलकर के क्या बनेगा? ये बन जाएगा योग रूढ़, इस बात को याद रखेंगे। तीन प्रकार के मुख्यतः शब्द पाए जाते हैं, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है यौगिक शब्द, जल्दी से बता देंगे क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। मुरलीधर, मुरली प्लस धर हो जाएगा। पंकज, ये तो होगा नहीं। पुस्तक, ये भी नहीं होगा। परमौषधि, ठीक है दोस्तों याद रखेंगे, परमौषधि। परम प्लस औषधि, क्या बनेगा इसका? परम प्लस औषधि, परमौषधि हो गया। इसके अलावा दोस्तों पुस्तकालय हो गया। ठीक है, ये यौगिक शब्द हैं। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। ठीक है, इस तरह से ये भी हो जाएगा किसका? यौगिक शब्द का हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और पूछा जाता है शिवालय। शिवालय के बारे में सुना है? ये भी आपका यौगिक शब्द है। शिव का जो आलय होगा, एक मिनट, शिवालय क्या हो जाएगा? शिव का आलय, शिवालय। पुस्तकालय ये हो जाएगा आपका परमौषधि। ये सारे के सारे यौगिक शब्द हैं। ये तो आपका दोस्त कैसा है? ये शब्द में से दोनों अलग अलग है, मुरली प्लस धर। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। तो दोस्तों यहीं पर क्लास समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों में सेशन को आप शेयर जरूर कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए प्यारे साथियों आज आपका अपना परिवार, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।